गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से। आज हम बात करेंगे चीन के हथियारों की। चीन से जिन भी देशों ने सैन्य हथियारों को खरीदा है वे उसकी खराब गुणवत्ता, खराबी और मेंटेनेंस की चुनौतियों को लेकर परेशान हैं। इनमें भारत के 3 पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार से लेकर अफ्रीका के दर्जनों देश शामिल हैं। इसके बावजूद चीन को रत्ती भर भी अपनी बेइज्जती का गुमान नहीं है। वो धड़ाधड़ एक के बाद एक हथियारों को बना रहा है, उनका प्रचार भी कर रहा है। इस लिस्ट में छठी पीढ़ी का लड़ाकू विमान J-36 भी शामिल है, जो अपनी कैटेगरी में दुनिया में इकलौता है। 26 दिसंबर 2024 को जब माओ से तुंग की जयंती पर चीन के J-36 छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान ने पहली उड़ान भरी, पूरी दुनिया हैरान रह गई। चीन ने इस फ्यूचर जेट को सैन्य विमानन में चीन की तकनीकी छलांग के प्रमाण के रूप में पेश किया। सोशल मीडिया पर इस विमान की तस्वीरें छा गई और ऐसे लगने लगा कि चीन ने आज ही दुनिया के सभी लड़ाकू विमानों को पछाड़ दिया है। हालांकि इस भव्य प्रदर्शन के पीछे एक ऐसी वास्तविकता छिपी है जिससे न सिर्फ चीनी हथियारों के खरीदार बल्कि खुद चीन भी परेशान है। चीन की सैन्य तकनीक अविश्वसनीय साबित हो रही है। इसके हथियार वास्तविक युद्ध में विफल हो रहे हैं और एक हथियार आपूर्तिकर्ता के रूप में इसकी विश्वसनीयता लगातार सवालों के घेरे में है। वर्षों से चीन ने खुद को एक उभरती हुई सैन्य महाशक्ति के रूप में सावधानीपूर्वक गढ़ा है, जो हथियारों के उत्पादन और नवाचार में पश्चिम को टक्कर देने में सक्षम है। हालांकि अपने विशाल रक्षा बजट और आक्रामक हथियार निर्यात के बावजूद चीन निर्मित हथियारों का प्रदर्शन बार बार उसके प्रचार से मेल नहीं खाता है। चीन की सैन्य शक्ति फोटो और वीडियो पर बहुत निर्भर करती है। वह ऐसे ऐसे वीडियो और फोटो जारी करता है जिससे उसकी सैन्य शक्ति सबसे मजबूत दिखे। चीन युद्ध में परखे गए हथियारों खुद के प्रति धारणा बनाने और प्रोपेगेंडा फैलाने पर बहुत अधिक निर्भर है। चीन का मिलिट्री इंडस्ट्री उन्नत दिखने वाले हथियारों को तैयार करती है और सरकार उन्हें सावधानीपूर्वक पूरी ब्रांडिंग के साथ दुनिया में सामने प्रदर्शित करती है। यह दृष्टिकोण कई उद्देश्यों को पूरा करता है: क्षेत्रीय प्रतिद्वंदियों को डराना, इंडो पैसिफिक में अमेरिकी सैन्य प्रभाव का मुकाबला करना और एक प्रमुख हथियार निर्यातक के रूप में चीन की स्थिति को बढ़ाना है। बांग्लादेश की सेना चीनी हथियारों की शीर्ष खरीदार है, हालांकि उसे इन हथियारों को लेकर बार बार परेशानी का सामना करना पड़ा है। बांग्लादेश की नौसेना ने 2 चीनी निर्मित फ्रिगेट्स BNS उमर फारूक और BNS अबू उबैदा को कमीशन करने के बाद से इसकी मेंटेनेंस की चुनौती से जूझ रही है। बांग्लादेश वायुसेना को चीन द्वारा आपूर्ति किए गए F-7 लड़ाकू विमानों और K-8W ट्रेनर विमानों के साथ लगातार समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें लगे रडार सटीकता मानकों को पूरा करने में विफल रहे हैं। यहाँ तक कि बांग्लादेश सेना के चीनी निर्मित MBT-2000 टैंकों को भी स्पेयर पार्ट्स की कमी का सामना करना पड़ा, जिससे उनकी युद्ध की तैयारियों पर सवालिया निशान लग गए हैं। इसी तरह म्यांमार की वायुसेना ने चीन से 11 की संख्या में JF-17 लड़ाकू विमानों को खरीदा था। चंद महीने की उड़ान के बाद इन विमानों की बॉडी में बड़े दरार दिखने लगे। इस कारण 2022 में म्यांमार की वायुसेना ने अपने JF-17 लड़ाकू विमानों को उड़ान भरने से रोक दिया। JF-17 लड़ाकू विमानों को चीन और पाकिस्तान ने साथ मिलकर विकसित किया है, जिसका उद्देश्य सस्ते दाम में गरीब देशों को हल्का मल्टी रोल फाइटर जेट उपलब्ध कराना है। हालांकि ये लड़ाकू विमान अब सैन्य विमान बनाने में चीन और पाकिस्तान की अक्षमता का प्रतीक बन गया है। नाइजीरिया में भी चीनी लड़ाकू विमानों के साथ समस्याएं समान रूप से गंभीर हैं। 2009 में सौंपे गए कई चीनी निर्मित F-7 विमान दुर्घटनाओं का शिकार हुए। इस कारण नाइजीरिया सरकार को तत्काल मरम्मत के लिए शेष 9 में से 7 जेट वापस करने पड़े। विफलताओं का यह पैटर्न चीन की रक्षा विनिर्माण में एक प्रणालीगत समस्या का संकेत देता है, न कि अलग अलग घटनाओं का। चीन का हथियार निर्यात प्रभाव पाकिस्तान से कई अधिक स्पष्ट है, जो बीजिंग का सबसे महत्वपूर्ण सैन्य ग्राहक बन गया है। पिछले कुछ वर्षों में पाकिस्तान ने चीनी लड़ाकू जेट, फ्रिगेट, मिसाइल सिस्टम और बख्तरबंद वाहन खरीदे हैं, जिससे उसका रक्षा तंत्र चीनी तकनीक पर बहुत अधिक निर्भर हो गया है। हालांकि इस निर्भरता की एक कीमत चुकानी पड़ी है। पाकिस्तान के F-22P फ्रिगेट को इंजन में गिरावट, दोषपूर्ण सेंसर सहित गंभीर तकनीकी समस्याओं का सामना करना पड़ा है। FM-90N मिसाइल सिस्टम में घटिया इंफ्रारेड सिस्टम लगा हुआ है, जो दुश्मन को सही से डिटेक्ट नहीं कर पाता और लक्ष्यों को लॉक करने से चूक जाता है। यहाँ तक कि JF-17 थंडर फाइटर जेट, जिसे पाकिस्तान ने चीन के साथ मिलकर विकसित किया है, विनिर्माण दोषों के कारण कई बार दुर्घटनाग्रस्त हो चुके हैं, जिससे उसकी सुरक्षा और विश्वसनीयता के बारे में चिंताएं बढ़ गई हैं। आइए हम बात करें बांग्लादेश की। बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार गिरने और मोहम्मद यूनुस के सत्ता संभालने के बाद नीतियों में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। बांग्लादेश ने हालिया महीनों में भारत से दूरी बनाई है तो पाकिस्तान के सैन्य संबंध मजबूत किए हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश के सैन्य अफसरों के बीच लगातार बैठक हो रही हैं और दोनों देशों की खुफिया एजेंसियां भी जानकारी का आदान प्रदान कर रही हैं। माना जा रहा है कि चीन दोनों को करीब लाने में मुख्य भूमिका निभा रहा है। भारत के लिए सहयोग से चिंताएं बढ़ रही हैं। फर्स्ट पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश की अंतिम सरकार
ढाका के विदेश नीति के रुख को नए सिरे से तय करती दिख रही है। पिछले महीने बांग्लादेश के नौसेना प्रमुख एडमिरल मोहम्मद नजमुल हसन रावलपिंडी में पाकिस्तानी सेना के हेडक्वार्टर पहुंचे और असीम मुनीर से मिले। इससे पहले लेफ्टिनेंट जनरल एस.एम. कमरुल हसन के नेतृत्व में एक बांग्लादेशी सैन्य प्रतिनिधिमंडल ने रावलपिंडी का दौरा किया था। वहाँ उन्होंने पाकिस्तानी सेना, वायुसेना और नौसेना प्रमुखों के साथ बातचीत की। बांग्लादेश की नेवी पाकिस्तान में आयोजित बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास में भाग ले रहा है। चीन ने भी इसके लिए अपना प्रतिनिधिमंडल भेजा है। पाकिस्तान की जासूसी एजेंसी ISI के प्रमुख भी ढाका का दौरा कर चुके हैं। ये दिखाता है कि पाकिस्तान तेजी से बांग्लादेश की आर्मी में पैठ बना रहा है। चीन बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच बढ़ते रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। बांग्लादेश अपने लगभग 72% सैन्य उपकरण चीन से आयात करता है, जिससे बीजिंग उसकी रक्षा रणनीति को आकार देने में प्रमुख खिलाड़ी बन गया है। बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच बढ़ती सैन्य बातचीत में चीन का प्रभाव भी स्पष्ट है। बीजिंग दोनों देशों के बीच मजबूत संबंधों की वकालत कर रहा है। पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश के बढ़ते संबंध हिंद महासागर क्षेत्र में चीन के प्रभाव को और बढ़ा सकते हैं। सैन्य सहयोग के अलावा बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच राजनयिक संबंध भी गहरे हुए हैं। बांग्लादेश और पाकिस्तान के शीर्ष नेताओं की अंतर्राष्ट्रीय मंचों में मुलाकात हुई है। मोहम्मद यूनुस ने काहिरा में पाकिस्तानी PM नवाज शरीफ से मुलाकात की। दोनों की न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA के मौके पर भी मुलाकात हुई थी। पाकिस्तानी विदेश मंत्री इसाक डार ने अगले महीने ढाका का दौरा करने की उम्मीद है। बांग्लादेश और पाकिस्तान में नज़दीकी और चीन की बढ़ती उपस्थिति पर भारत करीब से नज़र रख रहा है, अपनी सीमा सुरक्षा भी बढ़ा रहा है। बांग्लादेश पाकिस्तान गठबंधन का भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र की सुरक्षा पर सीधा असर हो सकता है। ISI ने पूर्व में कथित तौर पर भारत के पूर्वोत्तर में उग्रवाद को बढ़ावा देने के लिए बांग्लादेशी क्षेत्र का उपयोग किया है। शेख हसीना के सरकार में रहते हुए रुक गया था। बांग्लादेश में ISI की नए सिरे से अहमद ने मौजूदगी ने उसके इतिहास को देखते हुए भारत की चिंता बढ़ाई है। भारत ने बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा सुरक्षा बल मजबूत करके एहतियाती कदम उठाने भी शुरू कर दिए हैं। सीमा सुरक्षा बल लगातार बांग्लादेश सीमा पर चौकसी बढ़ाने और दीवार करने में लगा है। इससे साफ है कि भारत की चिंता बढ़ी है। आइए हम बात करें ईरान की। ईरान का चाबहार भारत के रणनीतिक लिहाज बेहद अहम है, लेकिन तेहरान से अमेरिका के तल्ख रिश्ते का असर दिल्ली के लिए स्पोर्ट के इस्तेमाल पर भी होता है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को अमेरिका जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बातचीत में इस मुद्दे पर भी चर्चा की उम्मीद की जा रही है। भारत को चाबहार पर अमेरिकी प्रतिबंधों से छूट की उम्मीद है। हालांकि ये नरेंद्र मोदी का एक दौरा ऐसे समय हो रहा है जब अमेरिका ने भारत के प्रवासियों को निर्वासित किया है। अमेरिका से अपने नागरिकों के हाथ पैर बांधकर भेजे जाने में भारत में भारी गुस्सा देखा गया है। स्पुतनिक जी की रिपोर्ट के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस हफ्ते व्हाइट हाउस पर बातचीत करेंगे तो भारत को उम्मीद होगी कि उससे पहले की तरह चाबहार परियोजना के लिए छूट मिल जाएगी। ट्रंप ने पहले कार्यकाल में ऐसी छूट दी थी। साथ ही भारत इस बात का आकलन कर रहा है कि ट्रंप के मेमो का चाबहार बंदरगाह के संचालन पर क्या असर पड़ेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने एक मेमो पर हस्ताक्षर करके दबाव की नीति को अपनाया है। इस नीति में ईरान को दी जाने वाली आर्थिक या वित्तीय राहत से संबंधित छूट को रद्द करने की बात है। इसमें चाबहार पोर्ट भी शामिल है। भारत ने कुछ वर्षों में अफगानिस्तान को मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए चाबहार का उपयोग किया है। भारत चाबहार बंदरगाह को पश्चिमी एशियाई देशों के साथ व्यापार बढ़ाने के प्रवेश द्वार के रूप में देखता है। साथ ही क्षेत्रीय साझेदारों के साथ ओमान की खाड़ी के बंदरगाह को अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे INST जोड़ने के लिए काम कर रही है। भारत की इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड ने बीते साल चाबहार बंदरगाह के शहीद बेहेश्ती टर्मिनल को लैंस करने और संचालित करने के लिए ईरान के पोर्ट्स एंड मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के साथ 10 साल के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत ने चाबहार बंदरगाह के विकास के लिए वित्तीय सहायता का भी ऐलान किया है। यह दिखाता है कि चाबहार बंदरगाह भारत के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। इससे भारत को अफगानिस्तान और पश्चिमी एशिया तक पहुंच मिलती है। अमेरिकी प्रतिबंधों से छूट मिलना इस परियोजना की सफलता के लिए जरूरी है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि मोदी और ट्रंप की मुलाकात में इस मुद्दे पर क्या बात होती है, भारत राहत पाने में कामयाब होता है या नहीं। आइए बात करते हैं प्रधानमंत्री की नरेंद्र मोदी की फ्रांस यात्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फ्रांस में जबरदस्त स्वागत किया गया है। पेरिस में AI शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता किए जाने से पहले आयोजित स्वागत रात्रि भोज में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने गले लगाकर उनका स्वागत किया। PM मोदी ने सोमवार को X पर लिखा, पेरिस में अपने मित्र राष्ट्रपति मैक्रों से मिलकर खुशी हुई। रात्रि भोज में प्रधानमंत्री ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वैंस से भी मुलाकात की। वैंस भी AI शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए फ्रांस में हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय ने X पर एक पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने पेरिस में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वैंस से बातचीत की है। प्रधानमंत्री मोदी 3 दिवसीय यात्रा पर सोमवार को फ्रांस पहुंचे, जहां वो फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ AI एक्शन समिट की सह अध्यक्षता करेंगे और उनके साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे।
प्रधानमंत्री के होटल पहुंचने में भारतीय समुदाय ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी ने एक पोस्ट में कहा कि पेरिस में एक यादगार स्वागत। ठंड के मौसम के बावजूद भारतीय समुदाय ने आज शाम अपना स्नेह दिखाया। हम अपने प्रवासी समुदाय के प्रति आभारी हैं और उनकी उपलब्धियों पर गर्व करते हैं। मोदी ने फ्रांस के लिए रवाना होने से पहले अपने वक्तव्य में कहा, मैं AI एक्शन समिट की सह अध्यक्षता करने के लिए उत्सुक हूँ, जो विश्व के नेताओं और वैश्विक प्रौद्योगिकी CEO का सम्मेलन है। यहाँ हम समावेशी, सुरक्षित और भरोसेमंद तरीके से नवाचार एवं व्यापक सार्वजनिक कल्याण के लिए AI प्रौद्योगिकी के प्रति सहयोगात्मक दृष्टिकोण को विचार साझा करेंगे। मोदी और मैक्रो प्रतिनिधिमंडल स्तर पर भी बातचीत करेंगे। इसके बाद दोनों भारत फ्रांस CEO मंच को संबोधित करेंगे। बुधवार को दोनों नेता प्रथम विश्व युद्ध में बलिदान देने वाले भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए मज़ार-ए-गुएज़ युद्ध स्मारक जाएंगे। वो मार्सिले में भारत के नए वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन करेंगे। अधिकारियों के अनुसार यह मोदी की फ्रांस की छठी यात्रा है। पीएम मोदी 2 देशों के अपने दौरे के दूसरे चरण में फ्रांस से अमेरिका जाएंगे। बात करें अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान में तालिबान के विदेश मंत्रालय ने भारत से बड़ी डिमांड की है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि उसने भारत से दिल्ली स्थित अफगान दूतावास की कमान तालिबान को सौंपने की अपील की है। तालिबान की यह डिमांड तब आई जब भारत ने हाल में ही पहली बार उससे उच्च स्तरीय संपर्क किया है। पिछले महीने दुबई में भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने तालिबान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी से मुलाकात की थी। इसके अलावा भारत ने तालिबान प्रशासित अफगानिस्तान के साथ द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने और ईरान के चाबहार बंदरगाह के इस्तेमाल को लेकर भी बातचीत की है। अमूर टीवी की रिपोर्ट के अनुसार तालिबान ने नई दिल्ली में अफगानिस्तान के दूतावास पर नियंत्रण करने के लिए भारत सरकार के साथ चर्चा फिर से शुरू कर दी है। इन प्रयासों के तहत तालिबान ने कथित तौर पर भारतीय अधिकारियों को प्रस्तावित राजनयिकों की एक नई सूची सौंपी है, जिसमें दोहा में तालिबान के प्रतिनिधि सुहेल शाहीन के बेटे नजीब शाहीन भी शामिल है। दिल्ली में अफगानिस्तान का विदेश मंत्रालय नवंबर के अंत से बंद है। तब अफगान राजनयिकों ने कहा था कि वो लंबे इंतजार के बाद भी राजनयिकों के वीज़ा एक्सटेंशन भारत सरकार के रुख में बदलाव नहीं कर पाए। भारतीय विदेश सचिव के साथ बैठक के बाद तालिबान ने नई दिल्ली को अपने राजनयिक उम्मीदवारों की सूची फिर से सौंपी है। कनाडा में अफगानिस्तान के पूर्व राजदूत सिकाई कारो खैल ने कहा कि भारत इस मामले को सावधानी से देखेगा। कारो खैल ने कहा कि भारत तालिबान के अनुरोध को पूरी तरह से खारिज नहीं कर सकता, लेकिन राजनयिक भूमिकाओं के लिए व्यक्तियों की मंजूरी देने में वह अत्यधिक चयनात्मक होगा। उन्होंने कहा पाकिस्तान की खुफिया और सेना के साथ तालिबान के घनिष्ठ संबंधों को देखते हुए नई दिल्ली इस्लामाबाद के सुरक्षा प्रतिष्ठान से सीधे जुड़े लोगों को नियुक्त करने से बच सकती है। सूत्र यह भी संकेत देते हैं कि भारत समानांतर रूप से काबुल में अपना दूतावास फिर से खोलने पर विचार कर सकता है, जो अगस्त 2021 में तालिबान द्वारा सत्ता पर कब्जा करने के बाद से बंद है। नई दिल्ली दूतावास के अलावा अफगानिस्तान के भारत में 2 वाणिज्य दूतावास है, एक मुंबई में, एक दूसरा हैदराबाद में। मुंबई वाणिज्य दूतावास की देखरेख वर्तमान में तालिबान द्वारा नियुक्त इकरामुद्दीन कामिल द्वारा की जा रही है, जो भारत में दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय से स्नातक हैं। उनके सोशल मीडिया प्रोफाइल के अनुसार कामिल ने पूर्व सरकार के पतन के बाद अफगानिस्तान लौटने के बाद तालिबान द्वारा संचालित विदेश मंत्रालय में काम किया था। कामिल की नियुक्ति से पहले मुंबई वाणिज्य दूतावास का नेतृत्व जकिया वरदाक कर रही थी। हालांकि मई में उन्हें 25 किलोग्राम सोने की तस्करी करने के प्रयास में हवाई अड्डे पर हिरासत में लिया गया था। वरदाक ने आरोपों से इनकार किया था, लेकिन बाद में अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। Please do like, share and subscribe this channel of mine, news, views and analysis by Prakash.